नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज की हमारी कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारी कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे और आप हमारी कहानियों का आनंद उठाते रहें। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं, लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए ऐसी ही नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और बेहतरीन कहानी। अपने रूप और सौंदर्य पर सिनग्धा को बहुत अभिमान था। वह सुशिक्षित और संपन्न परिवार की लड़की थी, इसीलिए लालन पालन बहुत प्यार व दुलार के साथ हुआ था। उसने अपने जीवन में किसी अभाव को कभी महसूस नहीं किया था। उसके ऊपर किसी प्रकार के पारिवारिक और सामाजिक प्रतिबंध भी नहीं थे। वह जिद्दी और विद्रोही स्वभाव की लड़की थी। सामाजिक और पारिवारिक वर्जनाओं को तोड़ने में उसे मजा आता था। समाज के स्थापित मूल्यों की खिल्ली उड़ाना और उनके विपरीत काम करना उसके स्वभाव में शामिल था। और प्यार से बचकर आज तक इस दुनिया में शायद ही कोई रह पाया हो। प्रेम एक भाव है, एक अनुभूति है जो मन की सोच और हृदय के संपंदन से जुड़ा हुआ होता है। प्रेम एक प्राकृतिक अवस्था है, इसीलिए इससे बचना बिल्कुल असंभव है। परंतु वह किसी से प्यार करती थी या नहीं, यह किसी को पता नहीं चला था, क्योंकि वह बहुत चंचल थी और हर बात को चुटकियों में उड़ाना उसका स्वभाव था। कॉलेज के दिनों में वह हर तरह की गतिविधियों में भाग लेती थी। खेलकूद, नाटक, साहित्य और कला से लेकर विश्वविद्यालय संगठन के चुनाव तक में उसकी सक्रिय भागीदारी होती थी। वह कई सारे लड़कों के साथ घूमती थी और पता नहीं चलता था कि वह पढ़ाई कब करती थी। बहुत कम लड़कियों के साथ उसका उठना बैठना और घूमना फिरना होता था, जबकि वह गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी। एक दिन पता चला कि वह यूनियन अध्यक्ष राघवेंद्र के साथ एक ही कमरे में रहने लगी थी। दोनों ने विश्वविद्यालय के हॉस्टल के अपने अपने कमरे छोड़ दिए थे और रामफोर्डगंज में एक कमरा लेकर रहने लगे थे। उस कॉलेज के लिए ही नहीं, पूरे शहर के लिए बिना ब्याह किए एक लड़की का एक लड़के के साथ रहने की शायद यह पहली घटना थी। वह छोटा शहर था, परंतु इस बात को लेकर कहीं कोई हंगामा नहीं मचा। राघवेंद्र यूनियन का लीडर था और सिनग्धा के विद्रोह व उग्र स्वभाव के कारण किसी ने खुले रूप में इसकी चर्चा नहीं की। सिनग्धा के घर वालों को पता चला या नहीं, यह किसी को नहीं मालूम, क्योंकि उसके परिवार के लोग फतेहपुर जिले के किसी गांव में रहते थे। उसके पिता उस समय के संपन्न किसान थे। अगर किसी कोई हलचल हुई तो केवल निशांत के हृदय में, जो मन ही मन सिनग्धा को प्यार करने लगा था। वे दोनों सहपाठी थे और एक ही क्लास में पढ़ते पढ़ते पता नहीं कब सिनग्धा का मोहक रूप और चंचल स्वभाव निशांत के मन में घर कर गया था और उसके हृदय ने सिनग्धा के लिए धड़कना शुरू कर दिया था। सिनग्धा के दिल में निशांत के लिए ऐसी कोई बात थी। अगर ऐसा होता तो सिनग्धा राघवेंद्र के साथ बिना शादी किए क्यों रहने लगती। यह निशांत का एक तरफा प्यार था। वह सिनग्धा को चाहता था, लेकिन उसे इसकी खबर नहीं थी, तो वह राघवेंद्र के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। यह उन दोनों का यूनिवर्सिटी में अंतिम वर्ष था। निशांत प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। एमए करने के तुरंत बाद उसे नौकरी मिल गई और वह सिनग्धा की छवि को अपने दिल में बसाए दिल्ली चला आया। निशांत के सिवा किसी को पता नहीं था कि वह सिनग्धा को प्यार भी करता था। अगले 5 वर्ष तक उसे यह भी पता नहीं चला कि सिनग्धा कहाँ और किस अवस्था में है। उसने पता करने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि सिनग्धा अब ना तो किसी रूप में उसकी हो सकती और ना ही उसे कभी मिल सकती। निशांत सोचता था कि अब तक तो सिनग्धा ने राघवेंद्र से शादी भी कर ली होगी, शायद माँ भी बन गई होगी। राघवेंद्र नहीं तो कोई और, क्योंकि सिनग्धा जैसी लड़कियां लंबा इंतजार नहीं कर सकती। दोनों के रास्ते कब से जुदा हो चुके थे। फिर एक दिन कश्मीरी गेट जाने वाली मेट्रो ट्रेन में वे दोनों आमने सामने बैठे थे। भीड़ नहीं थी, इसीलिए वे एक दूसरे को अच्छी तरह देख सकते थे। पहले तो दोनों सामान्य यात्रियों की तरह बैठे अपने आप में मगन थे, लेकिन थोड़ी देर बाद सहज रूप से उनकी निगाहें एक दूसरे से टकराई। पहले तो समझ में नहीं आया, फिर अचानक पहचान के भाव उनकी आंखों में तैर गए। लगातार कुछ पलों तक टकटकी बांध एक दूसरे को देखते रहे। फिर उनकी आंखों में पूर्ण पहचान के साथ साथ आश्चर्य और कौतूहल के भाव जागृत हुए। निशांत का दिल धड़क उठा, बिल्कुल किशोर की तरह, जिसे किसी लड़की से पहली नज़र में प्यार हो जाता है। अपनी अस्त व्यस्त सांसों के बीच उसने अपनी उंगली उसकी तरफ उठाई और फिर एक साथ ही दोनों के मुंह से निकला, आप। उनके बीच में कभी
अपनत्व नहीं रहा था। एक साथ एक ही कक्षा में पढ़ते हुए भी कभी कभार ही उनके बीच बातचीत हुई होगी, परंतु उन बातों में ना तो आत्मीयता मित्रता थी न प्रागड़ता। इसीलिए औपचारिकता वश उनके मुंह से एक साथ आप निकला था। वह अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ और उसके नज़दीक आकर बोला, सिनगदा? हाँ। वह भी अपनी सीट से उठ खड़ी हो गई और उसकी आंखों में झांकते हुए बोली, मैं तो देखते ही पहचान गई थी। मैं भी, परंतु विश्वास नहीं होता आप यहाँ। उसके मुंह में शब्द अटक गए। गौर से सिनगदा को देखने लगा। वह कितनी बदल गई थी। पहले और आज की सिनगदा में जमीन आसमान का अंतर था। उसका प्राकृतिक सौंदर्य विलुप्त हो चुका था। चेहरे का लावण्य, आंखों की चंचलता, माथे की आभा, चेहरे की लाली और होठों का गुलाबीपन कहीं खो सा गया था। उसके होंठ सूख कर डंठल की तरह हो गए थे। आंखों के नीचे काली काली झाइयाँ थीं, जैसे वह कई रातों से ढंग से सोई न हो। वह पहले से काफ़ी दुबली भी हो गई थी। छरहरी तो पहले भी हुआ करती थी, लेकिन तब शरीर में कसाव और मादकता थी, परंतु अब उसकी त्वचा में रूखापन आ गया था, जैसे रेगिस्तान में कई सालों से वर्षा न हुई हो। निशांत को उसका यह रूप देखकर काफ़ी दुख हुआ, परंतु वह उसके बारे में पूछने का साहस नहीं कर सकता था। उनके बीच बस पहचान के अलावा कोई बात नहीं थी। वह भले ही उसे प्यार करता था, परंतु उसके भाव उसके मन में थे और मन ही में ही रह गई थी। क्या सिनगदा को पता होगा कि वह कभी उससे प्यार करता था? शायद नहीं, वरना क्या वह दूसरे की ओर जाती और वह भटकने के लिए अकेला रह जाता? यह तो वही जानता था कि उसका प्यार अभी मरा नहीं था, वरना अच्छी भली नौकरी मिलने और घर वालों के दबाव के बावजूद वह शादी क्यों ना करता। उसे सिनगदा का इंतजार नहीं था, परंतु एक तरफा प्यार करने की जो चोट निशांत के दिल पर पड़ी थी, उससे अभी तक वह उभर नहीं पाया था। और आज सिनगदा फिर उसके सामने बैठी थी। क्या सचमुच जीवन में? कह नहीं सकता। वह तो आज दोबारा मिली ही है। क्या पता यह मुलाकात क्षणिक हो, कल फिर वह वापस चली जाए। उसके जीवन में तो पहले से ही राघवेंद्र बैठा है। उसने अपने दिल में एक कसक सी महसूस की। हाँ, मैं यहाँ, वह बोली। सिनगदा स्वयं भी निशांत के साथ अकेले में समय बिताने को व्याकुल थी। पर क्या सारी बातें हम ट्रेन में ही करेंगे? वह बोली। कहीं बैठ नहीं सकते? क्या इतनी फुर्सत है आपके पास? मैं तो ऑफिस से छुट्टी कर लेता हूँ। हाँ, अब मेरे पास फुर्सत ही फुर्सत है। बस कुछ देर के लिए 12 खंबा रोड के एक ऑफिस में काम है, उसके बाद मैं तुम्हारी हूँ। सिनगदा के मुरझाए चेहरे पर एक चमक आ गई थी। उसकी आंखों की चंचलता लौट आई थी। निशांत ने आश्चर्य से उसकी तरफ देखा। उसकी अंतिम बात का क्या अर्थ हो सकता था? क्या वह सचमुच उसकी हो सकती थी? दोनों ने आपस में सलाह की। निशांत ने अपने ऑफिस फ़ोन करके बता दिया कि तबीयत खराब होने के कारण वह आज ऑफिस नहीं आ सकता था। वह लोधी रोड स्थित CGO कॉम्प्लेक्स के एक सरकारी दफ्तर में जूनियर ऑफिसर था। सिनगदा ने बताया कि उसे 12 खंबा रोड स्थित एक प्राइवेट ऑफिस में इंटरव्यू के लिए जाना था। दिल्ली आने के बाद वह एक सहेली के साथ पेइंग गेस्ट के रूप में प्रीतमपुरा में रहती थी। निशांत भी उसी तरफ रोहिणी में रहता था। कनॉट प्लेस या सेंट्रल दिल्ली जाने के लिए उन दोनों का मेट्रो से ही एक ही रास्ता था, परंतु उन दोनों की मुलाकात आज पहली बार हुई थी। सिनगदा का इंटरव्यू लगभग 10:30 बजे ख़त्म हो गया था। उसके बाद वे दोनों खाली थे। उनके कदम साउथ इंडियन कॉफ़ी हाउस में जाकर रुके। वहाँ एकांत होने के साथ साथ नीम अंधेरा रहता था। वे दोनों खुलकर अपने मन की गांठें खोल सकते थे और एक दूसरे की आंखों के रास्ते मन की बातें जान सकते थे। कोल्ड कॉफ़ी का ऑर्डर देने के बाद निशांत ने उसके सूखे उदास चेहरे की तरफ देखा। वह तो जैसे लगातार उसे ही देखे जा रही थी। वे दोनों एक दूसरे को देख तो रहे थे, परंतु उनके मन में संकोच था। बातचीत का सिलसिला कहाँ से आरंभ हो, कौन पहल करे, यही बात उन दोनों के मन में घुमड़ रही थी। तब तक कोल्ड कॉफ़ी के लंबे लंबे 2 गिलास उनके सामने रखे जा चुके थे। सिनगदा वैसे चंचल रही थी, परंतु आज चुप थी। निशांत स्वभाव से ही अंतर्मुखी था। अंतर्मुखी नहीं होता तो सिनगदा आज उसकी होती। तब वह अपने मन की बात उससे नहीं कह पाया था। क्या आज कह पाएगा? आज सिनगदा के पास समय भी था और वह उसके सामने बैठी थी उसकी बात सुनने के लिए, परंतु एक रुकावट थी जो बार बार निशांत को परेशान किए जा रही थी। सिनगदा पहले से ही राघवेंद्र की, उसको छोड़कर क्या वह उसकी हो सकती थी? ऐसा संभव तो नहीं था। सिनगदा के विद्रोही स्वभाव से वह परिचित था। वह जो ठान लेती है उसे करके ही मानती थी।
भले ही बाद में उसे नुकसान उठाना पड़े। कई पल खामोशी से गुजर गए। यह खामोशी उबाऊ लगने लगी तो सिनगदा ने ही कहा, क्या हम यहाँ ऐसे ही बैठने के लिए आए हैं? कुछ मन की नहीं कहेंगे? आप ही कुछ बताओ। उसने ऐसे कहा जैसे उसे कुछ बोलना नहीं था। वह केवल उसकी बातें सुनने के लिए ही उसके साथ आया था। वैसे वह उसके विगत जीवन के बारे में जानने का इच्छुक नहीं था, परंतु जाने बिना उसे कैसे पता चल सकता था कि प्रयागराज और राघवेंद्र को छोड़कर वह दिल्ली में क्या कर रही थी, आजकल किसके साथ रह रही थी। ऐसी लड़कियां क्या एक पल के लिए अकेली रह सकती हैं? एक मर्द छोड़ती हैं तो दूसरा पकड़ लेती हैं। इस तरह के संबंधों में कोई प्रतिबद्धता नहीं होती, ना एक दूसरे के प्रति कोई जिम्मेदारी और लगाव। यही तो आधुनिकता है। मुझे विश्वास नहीं होता हम यहाँ एक साथ, कहकर सिनगदा ने बात आरंभ की। निशांत ने यह नहीं पूछा कि उसे किस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। फिर उसके मुंह से निकला, और मुझे भी। वह मुखर हो उठी। एक बार बात शुरू हो जाए तो सिनगदा की जुबान को पर लग जाते हैं। उसने कहा, ऐसी ही घटनाओं से लगता है कि दुनिया वाकई बहुत छोटी है। जीवन के एक मोड़ पर हम अलग होते हैं तो अगले मोड़ पर फिर मिल जाते हैं। सिनगदा बातें करते हुए अब काफ़ी प्रफुल्लित लग रही थी। कुछ देर पहले की उदासी उसके चेहरे से गायब हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे अपनी खोई हुई बहुत कीमती चीज मिल गई थी। उसके बदन में थिरकन आ गई थी और आंखों की पुतलियां नाचने लगी थी। निशांत उसे एकटक देखता जा रहा था। उसने सोचा, वह इसी तरह खुश रहेगी तो शायद उसका खोया हुआ यौवन और सौंदर्य एक दिन वापस आ जाएगा। वह दिल की धड़कन को संभालने बैठा रहा, फिर भी विचार उमड़ घुमड़ रहे थे। सिनगदा जैसी लड़की उसके साथ बिल्कुल उसके सामने बैठी हो और वह निरपेक्ष व निष्प्रय रहे, क्या ऐसा संभव था? सिनगदा के चेहरे के चढ़ते उतरते और बदलते भावों को पढ़ने का प्रयास कर रहा था कि अचानक सिनगदा ने पूछ लिया, क्या तुमने शादी कर ली? वह अवाक रह गया। सिनगदा पहली बार अनौपचारिक हुई थी। उसने निशांत को तुम कहा था। निशांत ने अपना चेहरा नीचे झुका लिया। अभी शादी के बारे में सोचा नहीं। नौकरी मिलने के बाद अपने पांव जमाने का प्रयास कर रहा हूँ। जिस दिन लगेगा कि अब जीवन में हर प्रकार का स्थायित्व आ गया है, आर्थिक और सामाजिक, तो शादी के बारे में सोचूंगा। तब सोचेंगे। सिनगदा ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा, नौकरी मिलने के बाद भी क्या शादी के लिए सोचना पड़ता है? नौकरी ही तो हर प्रकार का स्थायित्व देती है। अब क्या सोचना। यहाँ तो लोग बिना किसी आय के शादी के बारे में सोचते हैं। माँ बाप भी, चाहे बेटा बेरोजगार क्यों ना हो, उसके जवान होते ही उसकी शादी करने के लिए उतावले हो जाते हैं। फिर तुम तो हर प्रकार से सक्षम हो। बात कुछ मेरी समझ में नहीं आ रही। इस संबंध में उसने सिनगदा को कोई स्पष्टीकरण देना उचित नहीं समझा। कोई आवश्यकता भी नहीं थी। वह चुप रहा तो सिनगदा ने ही शरारती मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम अभी तक मुझे भूले नहीं हो, क्यों? है ना यही बात? निशांत के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसकी आंखें सिनगदा की आंखों से जा टकराई, जैसे पूछ रही थी, तो तुम जानती थी? सिनगदा उसके भाव को समझते हुए बोली, हाँ, मुझे पता था। मेरा जिस तरह का स्वभाव था और जिस प्रकार मैं यूनियन के कार्यों व खेल कूद में भाग लेती थी, हर प्रकार के व्यक्ति से मेरा वास्ता पड़ता था। किसी के व्यक्तित्व के बारे में जानना मेरे लिए मुश्किल नहीं था। उन दिनों लड़के जिस प्रकार मेरे लिए पागल थे, मैं महसूस करती थी। जो खुलकर मेरे सामने आते थे उनको भी, और जो चुपचाप अपने मन की बात मन की परतों में छिपा कर रखते थे उनके बारे में भी जानती थी। किसी लड़की के लिए लड़कों की निगाहों के भाव पढ़ना मुश्किल नहीं होता। और फिर जिस प्रकार कक्षा में पीछे बैठकर तुम मुझे देखा करते थे, डिपार्टमेंट के अंदर आते जाते, सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते मुझे देखकर जिस प्रकार तुम्हारी आंखों में चमक आ जाया करती थी, वह मुझसे कभी छिपी नहीं रही थी। परंतु ये वे दिन थे जब सैकड़ों लड़के मेरे सौंदर्य के कायल थे और मेरा तन मन जीतने के युद्ध में सम्मिलित थे। वैसी स्थिति में तुम्हारे जैसे सच्चे प्रेमी को नकार देना किसी भी लड़के के लिए बहुत आसान था। उस समय समझदार से समझदार लड़की भी यश और धन की चमक में खोकर सच्चा प्रेम नहीं पहचान पाती। वह मगरूर हो जाती और प्रेमियों की भीड़ में सच्चा प्यार खो देती।
कहते कहते उसने निसंकोच निशांत का दाहिना हाथ पकड़ लिया और प्यार से उसे सहलाते हुए बोली, मुझे खेद है कि मैंने तुम्हारे जैसा हीरो खो दिया, परंतु अफसोस तो मुझे इस बात का अधिक है कि आज़ादी और समाज से विद्रोह के नाम पर परंपराओं को तोड़ने का जो नासमझी भरा कदम मैंने प्रयागराज जैसे पारंपरिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक शहर में किया था, वह मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। उस भूल का परिणाम तुम देख ही रहे हो कि आज मैं कैसी हूँ और कितनी तन्हा हूँ, इतनी तन्हा जितना किसी गुफा का सन्नाटा हो सकता है। सिनगदा की आंखों में आंसू छलक आए। निशांत ने उसकी आंखों को देखा, परंतु उसने उसके आंसू पोंछने का कोई प्रयास नहीं किया। बस अपने हाथों को धीरे से उसके हाथों से अलग करके कहा, हर आदमी जीवन में कोई ना कोई भूल करता है, परंतु उसके लिए अफसोस करने से दुख कम नहीं होता बल्कि बढ़ता ही। उसके स्वर में दृढ़ता थी। कहानी के अगले भाग में पढ़ें सिनगदा के साथ अतीत में क्या घटना घटी हुई और भविष्य में क्या घटना बाकी था। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। इस कहानी में अभी तक आपको किस चरित्र की भूमिका अच्छी लगी और अभी तक आपको इस कहानी से क्या सीख मिली, यह भी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे। तो कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान और जय किसान।